Hello students, today's topic is basic programming skill related C programming language. तो सेकंड पार्ट में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर डेटा टाइप्स, वेरिएबल, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के बारे में करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा टाइप्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई मेमोरी एलोकेट करवाते हैं सिस्टम से और उस मेमोरी के अंदर फिर हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं और बाद में उसे रिट्रीव करते हैं। तो जो डाटा हमारा जो स्टोरिंग होता है एज ए मेमोरीज अगर हम लोग बात करें तो हमें वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम को फेस करना होता है, लाइक कि मेमोरीज कितनी रिक्वायर्ड होती है अकॉर्डिंग टू बाइट्स हमें बताना है कि साइज ऑफ बाइट कितना चाहिए होगा और टाइप ऑफ डेटा अपने काम जो उसके अंदर स्टोर करना है वो किस टाइप का डेटा होएगा उसके बारे में बताना है। एंड रेंज, जो आप डेटा स्टोर कर रहे हो उसकी रेंज कितनी होगी वैल्यूज के साथ जो रिलेट करती है, तो वो हमें बताना पड़ता है। मतलब कि साइज, टाइप और रेंज इन तीनों को लेकर चलना पड़ेगा। अगर हम लोग नॉर्मली कंप्यूटर से मेमोरी एलोकेट करते हैं तो वो ये बहुत डिफिकल्ट है, बट ये चीज हम लोग अगर लैंग्वेज के थ्रू इसको अडॉप्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली इजीएस्ट वे में हमें मतलब वो चीज प्रोवाइड हो जाएगी, बिकॉज वहां पर हमारे पास कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपको हेल्पफुल होते हैं डाटा, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा को स्टोर करने में और रिट्रीव करने में आपको हेल्पफुल होते हैं। तो बेसिकली जो मैंने आपको अभी तीन चीजें बताई है कि जब हमें कोई डाटा स्टोर करना है तो उसके अंदर हमें कितने साइज का डाटा चाहिए होगा और उसका टाइप क्या होएगा, क्या वो न्यूमेरिक होएगा, स्ट्रिंग होएगा, कैरेक्टर होएगा, या फिर उसकी रेंज कितनी होएगी, ये हमें बताना है। तो ये सारी चीजें जो कवर अप करता है वो डेटा टाइप्स करता है। तो सी लैंग्वेज के अंदर मतलब डेटा टाइप्स की अगर हम लोग बात करें तो वैरायटी ऑफ डाटा पड़ा हुआ है, तो उनको लेकर हम लोग कोई ना कोई प्रोग्राम में डिजाइनिंग कर सकते हैं कि ये डाटा जहाँ पर अवेलेबल होएगा तो इसके अकॉर्डिंगली इतनी इन्फॉर्मेशन, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन जहाँ पर हम लोग स्टोर करेंगे। तो ये प्रोग्रामर पे ऊपर डिपेंड करता है कि टू सिलेक्ट द टाइप ऑफ अप्रोप्रिएट टू द नीड्स ऑफ द एप्लीकेशन एज वेल एज द मशीन। तो ये भी देखना पड़ता है कि मशीन के अकॉर्डिंगली इस एप्लीकेशन में जो आपको डेटा टाइप चाहिए होगा वो किस टाइप का चाहिए होगा और कौन सा आपके पास अवेलेबल है। तो सी के अंदर सी लैंग्वेज के अंदर अगर हम लोग बात करें तो वैरायटी ऑफ डाटा पड़ा हुआ है, तो आप जिस टाइप का डाटा आप यूज करवाना चाहते हो इज द पॉसिबल। तो इसको हमने कैटेगराइज किया हुआ है सी क्लास के अंदर। तो फर्स्ट वन इज द प्राइमरी डेटा टाइप एंड सेकंड इज द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एंड थर्ड इज द ड्राइव डेटा टाइप एंड फोर्थ वन इज द डेटा एम्प्टी डेटा सेट्स। तो इन चार पार्ट्स में लेकर हम लोग इसको करेंगे। तो जितने भी सी लैंग्वेज के अंदर फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं जो पहले से एग्जिस्टेड हैं उनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो 5 होते हैं। बेसिकली हम लोग 4 यूज करते हैं जिसमें इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट एंड डबल्स इनको लेकर चलेंगे। एंड फिफ्थ वन इज द वॉइड, जिसका कोई भी टाइप नहीं होता है, एब्सेंट टाइप होता है। तो उसको हम लोग जो यूज करते हैं वो फंक्शन के साथ यूज करते हैं जब कोई भी वैल्यू रिटर्न ना करनी हो, एंड फंक्शन पॉइंटर के साथ हम लोग यूज करते हैं। तो बाकी वाले जितने डेटा टाइप है वो डाटा स्टोरिंग में हमें हेल्पफुल होंगे, लाइक जैसे इंटीजर है, इंटीजर हम लोग यूज करेंगे विदाउट डेसिमल पार्ट्स, तो इंट कीवर्ड के साथ हम लोग यूज करेंगे। अगर हमने एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करना है तो उसके लिए कैर को यूज करेंगे। अगर हमें सिंगल प्रीसिएशन चाहिए होगा तो उसके लिए फ्लोट को यूज करेंगे। अगर डबल प्रीसिएशन फ्लोटिंग पॉइंट चाहिए होगा तो उसके लिए डबल को यूज करेंगे। इंट, कैर, फ्लोट, डबल, ये 4 कीवर्ड्स हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड हैं 32 कीवर्ड्स के अंदर, और इनको लेकर हमें चलना है। तो ये हमें प्रोवाइड करते हैं कि साइज क्या होएगा, टाइप क्या होएगा, उसकी रेंज क्या होगी, डाटा जो हमने स्टोरिंग करना है। तो ये मेमोरी एलोकेशन में हमें हेल्पफुल होंगे। तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं फर्स्ट इंटीजर टाइप्स। अगर इंटीजर टाइप की हम लोग बात करें तो विदाउट डेसिमल पार्ट अगर आप यूज करवाना चाहते हैं तो आप ठीक है उसके लिए इंटीजर टाइप्स को यूज करेंगे। तो इंटीजर टाइप्स अकॉर्डिंग टू मशीन जो उसकी स्टोरेज होगी वो डिपेंड करेगी कि आपने कितने बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने यूज किया हुआ है, 16 बिट है, 32 बिट है, अकॉर्डिंग टू मशीन उसकी लेंथ साइज होगी
वो मैयर होगी। अगर हम लोग बात करें कि 16 बिट के अकॉर्डिंगली या 8 बिट के अकॉर्डिंगली 2 बाइट मेमोरी एलोकेट करता है, अगर यही चीज 32 64 बिट के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो वो 4 बाइट मेमोरी एलोकेट करेगा। तो इसको हम लोग इंक्रीज डिक्रीज अकॉर्डिंग टू सिस्टम करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली मतलब लैंग्वेज के थ्रू उसे डिजाइन किया जाता है कि हमें कितना डाटा और कितनी रेंज का डाटा चाहिए होगा। अगर हम लोग बात करें कि 16 बिट वर्ड लेंथ इज द साइज ऑफ द इंटीजर वैल्यू इज लिमिटेड टू रेंज -32,768 से लेकर पॉजिटिव 32,767 के बीच में है। तो ये एक मतलब हमें प्रॉब्लम फेस करनी है, बिकॉज जब हम लोग कोई डाटा को स्टोर कर रहे हैं तो अगर हमारा कोई डाटा है, एज एग्जांपल मैं अगर बात करूं कि मैं सपोज 2 डाटा को स्टोर कर रहा हूं, एक डाटा जो है 40 है जिसकी वैल्यू, और एक वैल्यू जो है वो 1000 है। तो 40 एंड 1000 दोनों की अगर हम लोग बात करें वो 32,768 से कम है, तो डेट मीन्स की वो एप्लीकेबल हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जहाँ पर अगर उसको हम लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं कि अगर उसको प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपकी रेंज यही रहेगी। बट जब उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 40 मल्टीप्लाई बाय 1000, अगर हम लोग ये करते हैं तो वो 40,000 हो जाता है। तो डेट मीन्स की वो आपकी रेंज इंक्रीज कर रहा है 32 से ज्यादा, मतलब कि 32,767 से आपकी रेंज ज्यादा हो रही है। तो डेट मीन्स कि आपका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में नहीं आएगा, वैलिड नहीं आएगा, वो एक नेगेटिवली वैल्यू आएगी जो एज ए गार्बेज वैल्यू होगी। तो मतलब हमें वो देखना है, उस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि हमारी जो कैलकुलेशन है, आफ्टर कैलकुलेशन आपकी रेंज क्या वही रहती है, क्या वो इंक्रीज हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें डाटा को डिजाइन करना है। तो वहां पर हम लोग मतलब उसमें 2 बाइट के अकॉर्डिंगली भी चल सकते हैं, 4 बाइट के अकॉर्डिंगली भी चल सकते हैं, तो वो डिपेंड्स करता है। मतलब मेमोरी हमें उतनी एलोकेट करनी है जितनी हमें रिक्वायर्ड है, अननेसेसरी मेमोरी हम लोग एलोकेट नहीं करेंगे। अगर 32 बिट वर्ड लेंथ के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग चलें तो वहां पर हमारा जो डाटा स्टोर होता है मतलब कंपैरेटिवली 16 बिट, तो वो हो जाता है माइनस के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग चलें तो 2,147,4,83,648 से लेकर 647 तक, मतलब इतना डाटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। एज ए कैलकुलेशन में भी ये आपको इतनी रेंज जो होगी वो एक सफिशिएंट होगी, आप यूज करवा सकते हो। तो ये मतलब इंटीजर टाइप के साथ है कि अकॉर्डिंग टू मशीन, अकॉर्डिंग टू बिट, अगर हमें उसका साइजिंग चाहिए होगा तो डाटा वो वैसे ही मैनिपुलेट करेगा। अगर 64 बिट के अकॉर्डिंगली चलते हैं तो 2 बाइट लेता है, 34 बिट के अकॉर्डिंगली चलते हैं तो वो 4 बाइट लेता है, तो उसके अकॉर्डिंगली रेंज भी उसकी इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम लोग इस पर अगर इंटीजरली बात कर रहे हैं कि सपोज हम लोग 2 बाइट मेमोरी जो एलोकेट करता है 16 बिट के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग चल रहे हैं, तो उसके मॉडिफायर्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग उनको इनकी जो रेंज होती है उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। शॉर्ट, साइंड, अनसाइंड, लॉन्ग, ये 4 मॉडिफायर हैं जो बेसिकली इसके लिए यूज किए जाते हैं। तो अगर हम लोग शॉर्ट इंटीजर यूज कर रहे हैं तो वो 1 बाइट एलोकेट करेगा, मतलब एक्चुअली वो मतलब 2 बाइट एलोकेट करता है, अगर शॉर्ट बोलेंगे तो उसका हाफ हो जाएगा। तो 1 बाइट एलोकेट करेगा तो उसकी जो रेंजिंग है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, -128 से लेकर पॉजिटिव 127 के बीच में आपके पास रेंज रहेगी। और इसको आप करेक्टरली भी कन्वर्ट कर सकते हो, और करेक्टर का कोई भी होगा वो इंटीजरली अगर कन्वर्टेड होगा तो इस रेंज के अंदर आपको वो मिलेगा। साइन इंटीजर जो बाय डिफॉल्ट होता है, अगर इसको हम लोग यूज करते हैं तो 2 बाइट मेमोरी एलोकेट करता है, जो नॉर्मल उसकी रेंज है उसके अकॉर्डिंगली वो चलेगा 32,768 से लेकर पॉजिटिव 32,767 तक। अगर हम लोग अनसाइंड को लेकर चलते हैं तो अनसाइंड का मतलब ये नहीं होता है कि उसकी वैल्यूज में चेंजेस होएगा, बाइट्स में चेंजेस नहीं होएगा, बाइट आपके 2 बाइट्स ही रहेंगे। तो अनसाइंड टीजर के अंदर आपका ये होगा कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। तो रेंज आपकी इंक्रीज होएगी कि 0 से वो स्टार्ट करेगा और 65,535 तक वो आपकी एक डाटा रेंज रह जाती है, उसके अकॉर्डिंगली वहां पर आप स्टोरिंग कर सकते हो। मतलब डाटा रेंज आपकी थोड़ी इंक्रीज हो रही है पॉजिटिवली, जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होकर इंक्रीज हो रही है, डबल हो रही है। एंड लॉन्ग इंटीजर बाइट में अगर हम लोग बात करें तो लॉन्ग इंटीजर डेटा टाइप्स में 4 बाइट एलोकेट होते हैं, और वो जो 4 बाइट है जैसे 32
बिट के अकॉर्डिंगली हम लोग वर्क कर रहे थे कि 2,147,483,647 से लेकर 648 से लेकर नेगेटिव पॉजिटिव 647 तक लास्ट इसमें डाटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो ये उसकी रेंज इंक्रीज कर रहा है लॉन्ग इंटीजर। अगर हम लोग अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर की बात करें कि वहां पर हमें पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए, तो डाटा रेंज जो आपकी रहेगी 4 बाइट में रहेगी और जो उसका रेंजिंग रहेगा वो रहेगा 0 से वो स्टार्ट करेगा और उसके अकॉर्डिंगली 4,294 crores and 9,67,295 तक वो डाटा आपका स्टोर करेगा। तो मतलब इतनी रेंज वो उसकी इंक्रीज डिक्रीज हम लोग कर सकते हैं मॉडिफाइड के अकॉर्डिंगली। शॉर्ट, साइंड, अनसाइंड और लॉन्ग, ये 4 हैं जिनके अकॉर्डिंगली हम लोग यूज करेंगे। मतलब शॉर्ट में हाफ रह जाता है, साइंड में वो 2 बाइट पॉजिटिव नेगेटिव यूज करेगा, अनसाइंड में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होगी, लॉन्ग में डबल कर देगा उसको, तो उसके अकॉर्डिंगली वो यूज होगा। अगर हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो फ्लोटिंग पॉइंट्स एक्चुअली रियल नंबर्स होते हैं जिसमें हम लोग डेसिमल पार्ट को यूज करते हैं। और अगर इस चीज को लेकर चलें कि जो नंबर हम लोग स्टोर करते हैं वो 32 बिट के अकॉर्डिंगली, जहाँ 16 बिट के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग बात करें तो 6 डिजिट ऑफ द प्रीसिएशन रहते हैं। मतलब ये बोल सकते हैं कि आफ्टर डेसिमल 6 डिजिट वो स्टोर करता है एज ए फ्लोटिंग पॉइंट्स में। और उसकी जो रेंज होती है वो 4 बाइट की होती है, जो हम लोग मतलब अगर लॉन्ग इंटीजर के अकॉर्डिंगली चले तो उसकी रेंज होती है, बट आपको एक्स्ट्रा वहां पर जो फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है कि आपको डेसिमल 6 डिजिट आपको प्रोवाइड होंगे फ्लोटिंग्स के अंदर। एंड अगर आपको एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए तो फ्लोटिंग पॉइंट्स भी आपको ज्यादा चाहिए होंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यूज करवाते हैं डबल्स डेटा टाइप्स, जिसका यूज 64 बिट के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखें तो जो उसका प्रीसिएशन ऑफ डिजिट्स है वो आपके 14 डिजिट्स बन जाते हैं, 12 to 14 डिजिट्स। मतलब आफ्टर डेसिमल आप इतना स्टोर कर सकते हो। और ये जो डबल प्रीसिएशन है आपकी कैलकुलेशंस जहाँ पर आपका डेसिमल्स में आ रही है तो एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। हमारे पास 2 कीवर्ड्स हैं जो हम लोग यूज करेंगे जो 32 कीवर्ड्स में आते हैं, फ्लोट एज ए सिंगल प्रीसिएशन एंड डबल एज ए डबल प्रीसिएशन। तो इन दोनों को हम लोग यूज कराएंगे जब भी हमें फ्लोटिंग वैल्यू चाहिए होगी। कैरेक्टर टाइप्स में अगर बात करें तो सिंगल कैरेक्टर स्टोर करने के लिए जो हमें हेल्पफुल होता है तो उसके लिए कैट कीवर्ड है जो हम लोग यूज करेंगे और ये 1 बाइट मेमोरी एलोकेट करता है। एंड इसमें हम लोग साइंड अनसाइंड दोनों यूज करवा सकते हैं बिकॉज ये न्यूमेरिकली हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इस चीज को। तो अगर हमने इसे अनसाइंड यूज करवाया हुआ है तो उसकी जो रेंज रह जाती है वो 0 से लेकर 250 तक रहती है। अगर साइंड यूज कर रहे हैं तो इसकी जो रेंज रहती है -128 से लेकर 127 तक होती है। तो जब भी हमें मतलब कैरेक्टर्स को न्यूमेरिक्स में कन्वर्ट करना है तो वहां पर हमें देखना कि अनसाइन चाहिए या साइन चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आप चेंज करवा सकते हो। तो जितने ये डेटा टाइप्स हैं बेसिकली इनका जो यूज होता है वो होता है कि जब हम लोग यूज करेंगे तो यूजिंग वे में हमें ये देखना है कि जो डाटा स्टोर होएगा आपका कहाँ पर स्टोर होना है, किस टाइप का डाटा होएगा और उसकी डाटा रेंज क्या होगी उसके अकॉर्डिंगली है। तो अगर हमें मेमोरीज के अंदर डाटा स्टोर करना है तो वो उसके लिए हमें वो रेफरेंस करना पड़ेगा आइडेंटिफायर्स को, तो वहां पर हम लोग वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। अ वेरिएबल इज द डाटा नेम्स दैट मे बी यूज्ड टू स्टोर आवर डाटास वैल्यूज। तो अगर कांस्टेंट के बारे में बात करें तो कांस्टेंट दैट रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम्स। अगर वही चीज हम लोग वेरिएबल के बारे में बात करते हैं तो वेरिएबल्स मे बी द टेक द डिफरेंट वैल्यू एट द डिफरेंट टाइम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। तो वहां पर हमें वो चूज करना है। आप वेरिएबल नेम कैन बी चूजन बाय अ प्रोग्रामर इन द मीनिंगफुल वेज। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होता है कि हमें डाटा स्टोर करना है, अगर सिंगल वैल्यू को स्टोर करना है तो वो किस टाइप की होगी, कहाँ पर जाएगी और उसका रेफरेंस क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो वेरिएबल नेम अगर हम लोग यूज करेंगे तो वो हमारे सॉर्ट आउट हो जाता है कि जब भी हमें वेरिएबल स्टोर करना है, वेरिएबल को यूज करना है तो डाटा स्टोरिंग के लिए यूज करना है तो वो
आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वहां पर आप एक कांस्टेंट वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, बट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन वेरिएबल की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो जब भी आपकी नीड होगी। अगर कांस्टेंट के अकॉर्डिंगली चलें तो कांस्टेंट कभी भी चेंजेबल नहीं होता है। तो ये एक लिटिल बिट डिफरेंस है दोनों के बीच में, वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बीच में। तो वेरिएबल हमें डिजाइन करना है, हमें देखना है कि किस टाइप का वेरिएबल चाहिए। जो भी हमने डेटा टाइप्स की है तो उसके अकॉर्डिंगली वेरिएबल को चूज कर सकते हैं। क्या सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है, क्या डेसिमल प्लेसेस को यूज करना है, या फिर हमें स्ट्रिंग को यूज करना है, या इंटीजरली वैल्यू स्टोर करनी है, तो वो हमें देखना है। तो उसके अकॉर्डिंगली उसको हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। तो जिस टाइप की आपको वैल्यू चाहिए, जब भी हमने 4 टाइप किए तो उसके अकॉर्डिंगली उतने वेरिएबल्स आप बना सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली उसके अंदर डाटा को फिलअप कर सकते हो। एज जब इस चीज को हम लोग यूज करेंगे तो उस पर एक रूल्स एप्लीकेबल होता है, तो उनको हमें फॉलो करना है। तो वेरिएबल नेम में भी कंसिस्ट ऑफ लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर। वो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस होएगा, इनके कॉम्बिनेशन से हम लोग वेरिएबल्स को यूज करेंगे कि हमें लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर को लेकर चलना है। द नेम बिगिन विद द लेटर्स, कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, वो लेटर से स्टार्ट होएगा। और उसमें हम लोग कुछ ऐसे सिस्टम है जो परमिट करते हैं अंडरस्कोर एज ए फर्स्ट कैरेक्टर्स। तो अंडरस्कोर और लेटर्स को फर्स्ट कैरेक्टर हम लोग यूज करवा सकते हैं, नंबर्स को यूज नहीं करेंगे एज ए फर्स्ट लेटर। एनसी स्टैंडर्ड करता है रिकॉग्नाइज आ लेंथ ऑफ 31 कैरेक्टर्स, मतलब 31 कैरेक्टर्स का आप नेम लेंथ ले सकते हो, बट ओनली द फर्स्ट 8 कैरेक्टर आर द ट्रीटेड एज ए सिग्निफिकेंट बाय द मैनी कंपाइलर्स। पर कुछ ऐसे कंपाइलर्स हैं जो फर्स्ट लेटर को ही एज ए सिग्निफिकेंट लेकर उसको लेकर चलते हैं, बाकी वाला इग्नोर कर देते हैं। और जब भी हमने वेरिएबल नेम यूज करना है तो व्हाइट स्पेसेस इज नॉट अलाउड, क्योंकि वहां पर अगर वेरिएबल के बीच में अगर आपने स्पेस डाल दी, सपोज रोल नंबर ऐसे बोल रहे हो, तो इसका मतलब आपके 2 कीवर्ड्स हो गए, एक रोल एक नंबर्स। तो या तो वहां पर आपको कॉमा चाहिए होगा, या फिर अब वहां पर आप अंडरस्कोर को यूज कर सकते हो, व्हाइट स्पेसेस नहीं डाल सकते हो। जो उसकी एग्जांपल है जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको यूज करवा सकते हैं, तो वो है जैसे सम एग्जांपल जो हम लोग इसकी यूज करेंगे, जैसे अमाउंट्स है, वैल्यूज है, टी राइस है एंड डेली x1, इसको हम लोग यूज करवा सकते हैं। जो इनवैलिड्स है तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग बात करें तो वो आपका जो यूजेबल होएगा, जैसे हम लोग डिजिट को पहले लेकर चलते हैं, बीच में स्पेसेस लेकर चलते हैं, ठीक है, और परसेंटेज साइन को लेकर चलेंगे, या फिर डिजिट के साथ कैलकुल अल्फाबेटिकल को अरेंज कर लेंगे। तो ये सारे जो होते हैं वो मतलब इनवैलिड्स हैं, वो यूज नहीं करेंगे वेरिएबल के साथ। अब बात यह आती है कि जब हम लोग वेरिएबल को यूज करते हैं तो वेरिएबल को यूज कैसे किया जाए, कि हमें उसके अंदर वैल्यू भी स्टोर करनी है, बट उसके लिए हमें उसका डिक्लेरेशन जो है वो देना जरूरी होता है। आफ्टर डिजाइनिंग द सुटेबल वेरिएबल नेम वी मस्ट डिक्लेयर देम टू द कंपाइलर्स। तो डिक्लेरेशन डज द 2 थिंग्स, तो हमें डिक्लेरेशन करना है, कंपाइलर को बताना है। तो वो जो हमें बताएंगे वो बताएंगे कि टेल द कंपाइलर्स व्हाट द वेरिएबल नेम, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि अगर हम प्रोग्राम के थ्रू किसी मेमोरीज को यूज कर रहे हैं, अगर उसको बगैर नेम दिए उसको यूज करेंगे तो वो बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, तो हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सी मेमोरी में हमने डाटा स्टोर किया है। तो उस मेमोरी का नेम देना जरूरी होता है, तो इसलिए हमें वो बताना भी है कि इट्स टेल द कंपाइलर व्हाट द वेरिएबल नेम इज। सेकेंडली उसे ये भी बताना है कि उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होएगी वो किस टाइप की होएगी, मतलब नेम एंड वैल्यू टाइप को लेकर चलना है। द डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी डन बिफोर दे आर बी यूज्ड इन द प्रोग्राम्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब भी आप डाटा स्टोरिंग करोगे तो फर्स्ट वेरिएबल को आप ऊपर डिक्लेरेशन करोगे। तो डिक्लेरेशन जो रूल है वो ये है कि हमें जो डेटा टाइप अभी हमने जो 4 किए हैं विद मॉडिफायर, तो उसमें इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, साइंड, अनसाइंड, शॉर्ट, लॉन्ग, इनको लेकर चलेंगे। तो वो डेटा टाइप के साथ आपके यूज होंगे, एंड प्लस उसके साथ हमें वेरिएबल नेम देना है।
तो मतलब सी के अंदर अगर वेरी नेम हम लोग यूज करते हैं तो वो बिगिनिंग ऑफ प्रोग्राम में करते हैं। एज एग्जांपल कि अगर आपको ये नजर आ रहा है तो यहाँ पर आपका जो मेन प्रोग्राम है जहाँ से आपकी स्टार्टिंग हो रही है मेन फंक्शन से, तो उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के बाद जो फर्स्ट पार्ट है वो डिक्लेरेशन पार्ट है। सी इज द प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पर हमें जब लैंग्वेज के इस लैंग्वेज के रूल के अकॉर्डिंगली चलना है तो हमें जो वेरिएबल डिक्लेरेशन करने हैं पहले कंसंट्रेट करना है कि आपका फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली जो वैल्यूज होंगी तो कितने वेरिएबल आपको चाहिए होंगे और वो जो वेरिएबल होंगे वो किस किस टाइप के होंगे वो हमें स्टार्टिंग में डिक्लेरेशन करना जरूरी है। तो मेन के अंदर या किसी भी फंक्शन के अंदर अगर आपने लोकल वेरिएबल को यूज करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसका फर्स्ट पार्ट होता है जहाँ से स्टार्टिंग होता है, जैसे मेन कर्ली ब्रैकेट के बाद ये स्टार्ट हो रहा है तो वहां पर हमें सारे वेरिएबल डिक्लेरेशन करने हैं। तो यहाँ से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के वेरिएबल जो आपको प्रोग्राम के अंदर चाहिए होंगे आप यूज करवा सकते हो। तो वो टाइप आपके सेम है जो हमने अभी किए हैं, फ्लोट इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, डबल, साइंड, कैरेक्टर, इनको लेकर हम लोग चलेंगे। इसके बाद आ जाते हैं यूजर डिफाइंड टाइप डिक्लेरेशन। ये एक फीचर हमें प्रोवाइड कर रहा है सी कि टाइप डेफिनेशन जो है हम खुद बना सकते हैं। जो आपके पास एग्जिस्टेड डेटा टाइप होएगा उसको आप रीनेम करके उसको यूज करा सकते हो। तो जब भी हमें ऐसा करना है तो उसके लिए हमें टाइप डेफ कीवर्ड को यूज करना है और उसके बाद जो आपका एग्जिस्टर टाइप है उसको लेके चलेंगे एंड उसको न्यू नेम में चेंज करना है, वो एज आइडेंटिफायर होएगा। एज एग्जांपल कि लैंग्वेज के अंदर अगर हम लोग यूज कर रहे हैं टाइप डेफ एंड इंट यूनिट्स, तो यहाँ पर हम लोग एक यूनिट्स आइडेंटिफायर बना रहे हैं, यूनिट डेटा टाइप बना रहे हैं जो इंटीजर टाइप का होगा। और जब भी हमें यूनिट्स चाहिए होंगे तो हमें मतलब ये स्पेसिफिक करने की जरूरत नहीं है बार बार कि वो किस टाइप का है, क्योंकि ऑलरेडी आपने ऊपर डिफाइन कर दिया है कि उसका जो टाइप डिफाइन है वो इंटीजर टाइप है और इंटीजर के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं यूनिट्स, मतलब ये उसका सब डेटा टाइप हो गया यूनिट्स जो है। अब उसके अकॉर्डिंगली उनके वेरिएबल हम लोग यूज कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो जहाँ पर अगर हमने इसे प्रैक्टिकली करना है तो वहां पर अगर आपने टाइप डेफ यूनिट ऐसे लिखा हुआ है तो यूनिट के आगे वेरिएबल बनेंगे, जैसे बैच 1 बैच 2 ये दो वेरिएबल्स हैं, इनके अंदर अगर आप वैल्यू डलवाओगे तो वो इंटीजर टाइप की होगी। मतलब जहाँ पर बैच 1 बैच 2 हमें पता चल रहा है कि वो किस टाइप के हैं, क्या वो यूनिट टाइप के हैं और यूनिट किस टाइप का है वो ऊपर हमने डिक्लेरेशन किया। तो अगर इन केस ऐसी चीज आप करते जा रहे हो और आपको एडवांटेजेस के अंदर ये होएगा कि अगर इन केस आपने किसी के टाइप को चेंज करना है कि सपोज इंटीजर नहीं चाहिए फ्लोट चाहिए, तो सिर्फ जो टाइप डेफ में जाकर आप चेंजेस करोगे, बाकी रिमेनिंग आपको सारे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सेम एज वैसे यूज कर लोगे। The main advantage of the type def is that we can create the meaningful data types names for the increasing the readabilities of the programs। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होएगा, आपको एक एडवांटेज प्रोवाइड करेगा कि आपका ये डेटा टाइप है वो इस टाइप का है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप डिक्लेरेशन अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हमारे पास एक अनदर टाइप ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसको हम लोग इननंबरेटेड डेटा टाइप बोलते हैं और ये प्रोवाइड करता है एनसी स्टैंडर्ड के साथ, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली। जो आपका वो डिफाइनिंग होएगा ई नम कीवर्ड है जो हमने यूज करना है 32 कीवर्ड के अंदर है, आइडेंटिफायर नेम हमें यूज करना है और कर्ली ब्रैकेट के अंदर वैल्यू रेंज देनी है जो आप कॉमा सेपरेटर के साथ वहां पर राइट करोगे। मतलब यूजर डिफाइन डेटा एंड वैल्यूज के साथ हमें चलना है। एज एग्जांपल कि जैसे ई नम हम कर रहे हैं, इनमरेटेड कर रहे हैं डे को, डे इज द आइडेंटिफायर और उसके कर्ली ब्रैकेट के अंदर विदाउट इन्वर्टेड कॉमा हम लोग उसकी वैल्यूज को राइट कर रहे हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, संडे तक हमने वहां पर स्टोर कर दिया। ऐसे कलर्स नेम का अगर आप स्टोर करना चाहते हो वो भी स्टोर कर सकते हो, एज ए वीक नेम स्टोर कर सकते हो, एज ए
मंथ नेम आप स्टोर कर सकते हो, क्योंकि जो है आपको प्रोवाइडेड नहीं है जो सी के अंदर डायरेक्टली ऐसे आप यूज करवा सको। तो इनमरेटर के साथ हम लोग इनको यूज करवाते हैं। तो इनम जब आप डिक्लेरेशन कर लेते हो तो उसके वेरिएबल के साथ चलोगे, इनम डे वीक स्टार्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे हमारे पास इंटीजर है, इंटीजर का ए वेरिएबल हम लोग डिक्लेरेशन कर रहे हैं, ऐसे वीक स्टार वेरिएबल है किसका, डे का। और डे आपका किस टाइप का है, इनमरेटर टाइप का। ये आपको ऐसे डिफाइन करना है और उसकी रेंज आप ऊपर डिफाइन कर चुके हो। तो इसका मतलब वीक स्टार्ट के अंदर जो वैल्यू आप डालोगे, जो विद इन रेंज आपने मंडे टू संडे डाली हुई है, उनके बीच में आप डालोगे। कोई आउटसाइड वैल्यू उसके अंदर डालोगे तो वो नहीं रहेगा। तो इस चीज को हमें देखना है। बेसिकली जो रेंज ऊपर हम लोग स्पेसिफिक कर रहे हैं वो एक्चुअली इंटीजरली वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मंडे है, मंडे आपका 0, उसकी वैल्यू 0 है, ट्यूजडे इज 1 एंड संडे इज द 6, सॉरी संडे इज द 6, क्योंकि मंडे आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो। अगर हम लोग अपनी मर्जी से उसको असाइन करना चाहते हैं कि हमारी जो कांस्टेंट वैल्यूज है वो 0 से स्टार्ट ना हो, वो न्यूमेरिकली आप किसी भी नंबर के साथ लेकर चलते हो कि जो आपका फर्स्ट नेम होता है वहां से एक्चुअली आपका स्टार्टिंग होता है कि फर्स्ट में आपने कोई इनिशियलाइजिंग नहीं किया, दैट मीन्स कि आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है कंटिन्यूसली, फिर आगे 1 2 3 ऐसे जाता है। अगर आप उसमें इनिशियलाइजिंग करना चाहते हो, एक्सप्लिसिटली उसके अंदर ओवरराइड करना चाहते हो, तो आप उसके अंदर वैल्यूज को भी डलवा सकते हो कि मंडे आपका 0 नहीं है, मंडे इज द फर्स्ट डे। तो वहां पर आप लिख सकते हो कि मंडे इज द फर्स्ट। तो जो रिमेनिंग होंगे ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते जाएंगे। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये आपको काफी हेल्पफुल होएगा जब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और वैल्यू के साथ हमने वर्क करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसे यूज करवा सकते हो। एज एग्जाम्पल कि मेरे को एक बुलियन वैल्यू चाहिए, ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स आपको कभी नहीं मिलेगा, 0 इज द फॉल्स एंड 1 इज द ट्रू, ऐसे आपको मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली इनमरेट बुलियंस कर्ली ब्रैकेट के अंदर फॉल्स कॉमा ट्रू ऐसे हम लोग डाल सकते हैं और बाद में फॉल्स और ट्रू के अकॉर्डिंगली इसे यूज करा सकते हैं। तो जब भी ऐसा आपको रिक्वायरमेंट होएगा तो इनमरेटेड डाटा टाइप आप यूज करोगे। अब कांस्टेंट वैल्यू जो है, अगर आपने वेरिएबल को एज ए कांस्टेंट करना है, डिक्लेयरिंग करना है कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आप वेरिएबल की वैल्यू को चेंज ना कर पाओ, तो वो उसको आप कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ कांस्टेंट बना सकते हो। मतलब एक हमने किया कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के लिए। अगर हमने वेरिएबल को ही कांस्टेंट करना है, वेरिएबल को ही फिक्स करना है कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो उसकी वैल्यू चेंज करने की कोशिश होगी तो वो नहीं होगी, वहां पर एरर जनरेट होगा। ये आपको कंपाइल टाइम में ही बता देगा उस चीज में। तो उस केस में हमें कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेरेशन करने के लिए कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करना है जो 32 कीवर्ड्स के अंदर है, और उसका डेटा टाइप वेरिएबल का नेम इक्वल टू इनिशियल जो वैल्यू होगी। जब ये भी कॉन्स्ट इंट क्लास साइज इक्वल टू 40 लिख रहे हैं तो डेट मीन्स की तो क्लास साइज को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते हो, तो वो 40 ही रहेगा। अगर डिक्रीज इंक्रीज करोगे तो कंपाइलर वहां पर आपको एरर दे देगा। जैसे पाई की वैल्यू है, तो पाई को अगर हम लोग यूज करवाना चाहते हैं तो पाई वहां पर लिख देंगे कॉन्स्ट फ्लोट पाई इक्वल टू 3.141, ऐसे हम लोग डाल सकते हैं। तो पाई की वैल्यू को चेंजेबल नहीं कर सकते, तो उसके लिए कॉन्स्ट कीवर्ड हम लोग किसी वेरिएबल के आगे अगर हम लोग डिक्लेरेशन में लगा देते हैं तो वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल एज ए वोलाटाइल्स, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल्स होता है। ये एनसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली एक नया क्वालिफायर है जो आपको प्रोवाइड किया हुआ है सी लैंग्वेज के अंदर, वोलाटाइल्स that could be the used to tell the explicitly the compiler that a variable value may be changed at any time by the some external sources। मतलब कई बार होता है कि हमने प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल डाल दिया और वो वेरिएबल आपका फिक्स रहना चाहिए, बट आउटसाइड सोर्सेज से मतलब आउटसाइड ऑफ प्रोग्राम से अगर हम उसकी वैल्यू को चेंज करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो उस पार्ट के लिए हम लोग वोलाटाइल वेरिएबल हम लोग यूज करवा सकते हैं।
तो अगर हमें वोलाटाइल वेरिएबल को वैल्यू को कांस्टेंट रखना है तो उसके लिए हम वहाँ पर यूज करेंगे वोलाटाइल कांस्ट इंट लोकेशन इक्वल टू 100। अगर ऐसे लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये वैल्यू इंटरनली आपकी चेंज नहीं होगी, एक्सटर्नली आप इसे चेंज कर सकते हो। मतलब एक आपने स्टेट वहां पर डाल दी, सपोज आपने वहां पर फॉल्स कर दिया किसी चीज को एज ए वोलाटाइल्स, आप चाहते हैं आउटसाइड रिसोर्सेज जब उस प्रोग्राम में मतलब हम लोग कोई एंट्री करें या कुछ ऐसा करें तो वो वैल्यू चेंज हो जाए अपने आप। जब माउस के साथ हम लोग कुछ कर रहे हैं या कीबोर्ड से कोई ऐसी की प्रेस करने से उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब वो प्रोग्राम के थ्रू वैल्यू को स्टोर कर रहा है, स्टेट को स्टोर कर रहा है, बट आउटसाइड से जाकर उसको वो मतलब उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। मतलब आपका प्रोग्राम चलता जा रहा है चलता जा रहा है, आप माउस का क्लिक करते हो तो वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है, तो इसका मतलब कि वहां पर उसकी वैल्यू चेंज होगी, पहले उसकी वैल्यू ट्रू थी अब वैल्यू उसकी फॉल्स होगी। तो ऐसे हम लोग करवा सकते हैं ऐसे। एक इसमें आ जाते हैं सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स। अब कई ऐसे मैथमेटिकल की सिंबल्स होते हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं, उनकी अपनी एक वैल्यूज होती है बट वो कीबोर्ड के ऊपर प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो वहां पर हम लोग सिंबॉलिक कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो वो जो लेटर होगा एज आइडेंटिफायर हम लोग उसको यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए कि एक पाई वैल्यू है, उसको अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो 3.142 है सपोज। तो मैथमेटिकल नोटेशन में जब सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है तो पाई को हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास दो प्रॉब्लम हम लोग फेस करेंगे। फर्स्ट वन कि प्रॉब्लम इन द मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोग्राम्स। वो मॉडिफिकेशन आपकी क्या है कि आपको ये डिसाइड करना है कि जो पाई की वैल्यू है क्या वो 3.142 रहनी चाहिए या 3.14159 के अकॉर्डिंगली चलना है, कि उसकी एक्यूरेसी को लेकर चलना है। मतलब सम टाइम आपको वैल्यू 3.142 चाहिए होगी, सम टाइम आपको वैल्यू, मतलब ये आपके पास कंफ्यूजन रहेगी, आप मॉडिफिकेशन करते रहोगे उसके अकॉर्डिंगली। सेकंड, अंडरस्टैंडिंग करना है प्रोग्राम को। वो अंडरस्टैंडिंग आपका क्या होगा कि जो आपका कांस्टेंट है, सिंबॉलिक कांस्टेंट है, वो एक्चुअली है क्या, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो वो एक उसका मीनिंग बन जाएगा वहां पर, और डिफरेंट प्लेसेस में आप उसको यूज करवा सकते हो। सपोज हम लोग एक 50 नंबर्स को लेकर चल रहे हैं। अब 50 एक्चुअली है क्या, 50 का जो पार्ट है, क्या वो नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 है, स्ट्रेंथ को लेकर चल रहे हैं, जब 50 क्या है, इज द मार्क्स क्या है। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम रहती है। अगर हमने वहां पर सिंबॉलिक कांस्टेंट के अकॉर्डिंगली उसको फिक्स कर दिया तो हमें पता है कि एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं कि 50 इज द स्ट्रेंथ या 50 इज द मार्क्स। तो ये भी मतलब एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी इस चीज के लिए। When the numeric value appear in the program, it is the use is not always clear, especially when a same value means the different thing in the different places. तो दो 50 आपके यूज हो रहे हैं, तो वो 50 एक्चुअली है क्या, एक को किस चीज के लिए यूज कर रहे हो, दूसरे को किस चीज के लिए यूज कर रहे हो। तो बेसिकल थिंग इज कि एक तो उसकी मॉडिफिकेशन है कि उसको कितना हमें एक्यूरेट रखना है उसके डेसिमल पॉइंट को, और दूसरा उसके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमें करनी है कि वो किस टाइप का या किस पर्पज के लिए यूज किया गया है। तो स्पेशली यहाँ पर सिंबॉलिक कांस्टेंट हमें वो हेल्प प्रोवाइड करता है कि सपोज हम लोग जैसे एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया कि 50 मतलब जहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं और मार्क्स पासिंग हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। तो जब भी हमें कांस्टेंट को डिफाइन करना है तो उसका जो सिंटैक्स है हैश डिफाइन, मतलब हैश डिफाइन हमें राइट करना है कंटिन्यूसली। उसके बाद सिंबॉलिक जो सिंबॉलिक नेम होगा वो आप राइट करोगे और उसके बाद उसकी वैल्यू को यूज करोगे। तो जहाँ पर इक्वल टू साइन यूज नहीं करना है और ना ही सेमीकोलन हमें यूज करना है। हैश डिफाइन जैसे पाई PI लिख दिया, यहाँ पर स्पेस डाल के 3.14159 ऐसे हम लोग यूज कर रहे हैं। अब जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे प्रोग्राम के अंदर जाके, जैसे एरिया इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऐसे लिखा हुआ है, तो पाई की वैल्यू ऊपर हमने फिक्स किए हुए है तो वही वैल्यू रह जाएगी या उसके अकॉर्डिंगली वो कैलकुलेट करेगा। तो आपकी कंफ्यूजन प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। अगर सपोज एक पाई को आपने डिफरेंट प्लेसेस पर यूज किया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप उसे चेंज करना चाहते हो तो आपको अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। विदाउट इसके आप ऊपर डिफाइन कर दो उस चीज को और नीचे आप यूज करवा सकते हो। तो उस पर रूल एप्लीकेबल्स होते हैं। वो जो रूल्स हैं
कि जो सिंबॉलिक्स नेम है आर रिटन इन द कैपिटल्स, क्योंकि स्मॉल में भी लिख सकते हैं बट कैपिटल में आप राइट करो, बिकॉज जो रिजर्व वर्ड होते हैं, जो फंक्शन नेम होते हैं, वो इन स्मॉल लेटर्स में होते हैं, तो वो वहां पर कंफ्यूजन नहीं रहेगी, तो इन कैपिटल लेटर्स में राइट करो। एंड नो ब्लैंक स्पेसेस बिटवीन द हैश एंड द वर्ड डिफाइंड, जो डिफाइंड वर्ड है और हैश है, बीच में स्पेसेस नहीं होंगी, कंटिन्यूसली राइट करोगे। हैश मस्ट बी द फर्स्ट कैरेक्टर इन द लाइन, लाइन के स्टार्टिंग में हैश आएगा, उसके बाद आप पूरी लाइन राइट करोगे। एंड द ब्लैंक स्पेसेस इज रिक्वायर्ड बिटवीन द डिफाइंड एंड सिंबॉलिक नेम एंड द कॉन्स्टेंट्स, मतलब हैश डिफाइंड के बाद स्पेस डाल सकते हो, फिर उसके बाद सिंबॉलिक नेम दोगे, फिर बीच में एक स्पेस डाल के फिर उसकी वैल्यू राइट करोगे, तो मतलब वहां पर आप यूज करवा सकते हो। और हैश डिफाइन के बीच में स्पेस नहीं डाल सकते हो। और हैश डिफाइन स्टेटमेंट मस्ट नॉट बी एंड विद द सेमीकोलन, कभी भी यहाँ पर सेमीकोलन के साथ एंटर नहीं करना है, इसको विदाउट सेमीकोलन इसे यूज करना है। और जो रूल इस पर और भी अप्लाई होते हैं वो ये होते हैं कि आफ्टर डेफिनेशन द सिंबॉलिक नेम शुड नॉट बी असाइंड बाय अदर वैल्यूज विद इन द प्रोग्राम बाय यूजिंग द असाइनमेंट स्टेटमेंट, कि अगर आपने वहां पर कोई वेरिएबल ऊपर डिक्लेरेशन कर दिया है, सिंबॉलिक नेम आपने हैश डिफाइन के साथ कर दिया है और उसको आप चेंज करना चाहते हो बाद में इक्वल टू साइन के साथ, वो पॉसिबल नहीं है। जैसे हैश डिफाइन स्ट्रेंथ 100 की, तो बाद में आपको लग रहा है कि नहीं 100 नहीं चाहिए, मेरे को 200 चाहिए, तो वहां पर प्रोग्राम के अंदर जाके आप स्ट्रेंथ इक्वल टू 200 लिख रहे हो, ये रॉन्ग है, क्योंकि वहां पर वो नहीं रहेगा उस चीज को। एंड सिंबॉलिक नेम नॉट आर डिक्लेयर फॉर द डेटा टाइप, इसको डेटा टाइप के साथ भी डिक्लेरेशन नहीं करना है, बिकॉज ये मतलब अपने आप में एक कांस्टेंट का नेम होता है, मतलब कांस्टेंट जो वैल्यू आपके पास है उसको हम लोग एक नेमिंग दे रहे हैं, सिंबॉलिक कांस्टेंट के अकॉर्डिंगली उसे यूज करा रहे हैं, मतलब एक सिंबल जो कीबोर्ड के ऊपर प्रेजेंट नहीं है वो सिंबल को हम लोग वहां पर एज ए वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हैश डिफाइन स्टेटमेंट्स मे बी अपीयर एनीवेयर इन द प्रोग्राम, कहीं पर भी कर सकते हो, बट बेसिक एज ए प्रैक्टिसली यूजल प्रैक्टिस अगर हम लोग इस चीज को लेकर चले तो बिगिनिंग ऑफ प्रोग्राम जहाँ पर हम लोग हैश से स्टार्ट करते हैं, तो कमेंट्स के बाद हैश डालते हैं, तो हैश पार्ट जो होएगा वो बिगिनिंग ऑफ प्रोग्राम रहेगा, तो वहां पर हम लोग इसको यूज करेंगे, तो किसी फंक्शन के अंदर नहीं यूज करेंगे, बिल्कुल बाहर डिफाइन कर देंगे, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि ये कांस्टेंट हमने इस प्रोग्राम के अंदर यूज किया हुआ है, तो कहीं पर भी डिफाइन नहीं करेंगे, मेन फंक्शन से पहले इसको डिफाइन किया जाएगा। तो हैश डिफाइन स्टेटमेंट मे बी अपीयर इन एनीवेयर इन द प्रोग्राम, बट यूजुअल प्रैक्टिस इज टू प्लेस देम इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। जो आप नहीं कर सकते हो हैश डिफाइन के साथ वो ये है कि हैश डिफाइन एक्स इक्वल टू, अगर 2.5 लिखा है दिस इज द रॉन्ग, बिकॉज इक्वल टू साइन होता ही नहीं है इसके अंदर, तो आप सीधा लिखोगे हैश डिफाइन एक्स स्पेस 2.5। अगर हम लोग हैश स्पेस डिफाइन ऐसे लिख रहे हैं दिस इज द रॉन्ग, क्योंकि हैश और डिफाइन के बीच में स्पेस कभी भी नहीं होता है, तो सीधा ही हमें लिखना है हैश डिफाइन स्पेस मैक्स स्पेस 10 ऐसे लिख सकते हैं, मतलब दीज टू आर द इनवैलिड स्टेटमेंट्स। तो इन चीज को हमें माइंड में रख के चलना है। तो ये जो सारा पार्ट था जो हमने कवर अप किया, जिसमें वेरिएबल, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, कॉन्स्टेंट्स, वोलाटाइल्स, कंबॉलिंग कॉन्स्टेंट्स, ये हमें याद रखने हैं।